दोस्तों स्वागत है इस वीडियो में। तो इस नई वीडियो में हम लोग देखेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान की जो बुक है उसको हम लोग देख लेंगे पूरा। ठीक है, तो इसमें जो है जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एग्जाम का जो रेंज है इस बुक की वो यूपीएससी से लेके पीसीएस और ग्रुप डी एग्जाम तक इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से रिवीजन बुक है। अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं सब्जेक्ट को डीप में तो इसे आप आराम से एग्जाम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट का दिया हुआ था इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे उसमें है भारतीय इतिहास। ठीक, और इस लुसेंट सामान्य ज्ञान बुक नाम से पूरा प्लेलिस्ट बन जाएगी। उस प्लेलिस्ट में इसके सारे वीडियोस क्रम वाइज से रहेंगे। ठीक है, सीरीज वाइज से आप उसको आराम से देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इसके अलावा जो है मेंस के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे और अन्य जो जो भी एग्जाम आएंगे उसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज भी देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग भारतीय इतिहास। ठीक है, तो इतिहास में हम लोग जो पढ़ने जाएंगे तो इसमें भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो तीन इतिहास पढ़ेंगे हम लोग। तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक तो प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो भारत का इतिहास समझने के लिए सबसे पहले हमको भारत को समझना होगा कि भारत क्या है। तो उत्तर में हिमालय, तो ये उत्तर में पूरा हिमालय यहाँ से है। ठीक है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ये दक्षिण यहाँ तक, इसके बाद पूरा समुद्र है। तो समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो इस पूरे इस क्षेत्र को, क्योंकि हिमालय से लेके महासागर तक फैला हुआ है दक्षिण में, उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में महासागर तक फैला है, इसके बीच के भूभाग को हम भारतवर्ष कहते हैं। ठीक है, जिसे जो महाकाव्य या पुराण है, जो प्राचीन भारत के जो ग्रंथ है हमारे, जो भी महाकाव्य पुराण है उसमें इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसको कहा गया है भरतों का देश। तो भरत एक कबीला था। ठीक है, भरत नाम का कबीला था एक। तो भारत एक कबीला था पहले। तो इस कबीले में जितने लोग निवास करते थे इसको भारतीय कहते थे, भारतीय। ठीक है, और भरत नाम के एक राजा भी थे। ठीक है, तो इन्हीं के जो संतान थे, जितने लोग रहते थे यहाँ पे, वो भरत के कबीले के नाम से जाना जाता था। और भरत एक राजा थे, उनके जितने इसमें लोग रहते थे उन्हीं की संतान कहा जाता था उनको। तो इसलिए जो जितने लोग निवास करते हैं इस क्षेत्र में तो उनको हम भारतीय कहते हैं। ठीक है, भारतीय कहते हैं। तो यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया। ठीक है, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू या जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। ठीक है, जम्बू द्वीप भी नाम है इसका। अगर आप रामायण देखे होंगे तो जैसे लव और कुश का जो प्रखंड आता है तो वहाँ पे जब राम से वो लोग मिलते हैं उनके दरबार में जाते हैं तो जम्बू द्वीपे नाम, जब वो गाना गा के बताते हैं अपनी जो व्यथा अपनी माँ की बताते हैं तो उसमें जम्बू द्वीपे का नाम आता है। ठीक है, तो जम्बू द्वीप वही है। तो भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। और प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू या जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। ठीक है, और इसके बाद में जो प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के से जोड़ते थे। तो जो जो प्राचीन ईरानी थे, जैसे सिंध नदी यहीं से बहती है, जैसे इस तरह से बहती है पाकिस्तान होते हुए, तो ईरानी जो थे यहाँ पे रहते हैं ईरानी, तो ईरानी जो इस सिंध नदी को जानते थे। ठीक है, तो सिंध नदी के इस तरफ के लोगों को लोग क्या कहते थे, ईरानी लोग। तो ईरान के जो प्राचीन भारत में जो ईरान प्राचीन समय में जो ईरानी थे, सिंधु नदी के नाम से इनको जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। क्योंकि जो ईरानी भाषा में जो सौ होता है, सौ नहीं बोल पाते हैं, उसको ह बोलते हैं। तो सिंधु को हिंदू कहते थे वो। ठीक है, हिंदू कहते थे। तो इस वजह से जो भी निवास सिंधु नदी के इधर जो भी क्षेत्र है इसमें निवास करने वाले लोग हैं एक, उनको हिंदू कहा जाता था। तो भारतीय लोगों को हिंदू भी कहा जाने लगा ईरानियों द्वारा। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम पे जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकालीन में इस इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। तो जब मध्यकाल आया, ठीक है, प्राचीन में तो हिंदू, इंदे, सिंधुवासी इस तरह के लोग इसका नाम से जानते थे, मगर जब से मध्यकाल आया तो इसको हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेज ने इसे इंडिया कहने लगे। पारा बदलते पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखलाएं देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। ठीक है, उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुतम है। तो मतलब इनका कहने का मतलब है कि जैसे जैसे भारत है, तो भारत का जैसे यहाँ पे जो है ना, ये पर्वतमाला है एक। ठीक है, पर्वत श्रृंखला है जिसे विंध्य पर्वत कहते हैं। तो विंध्य पर्वत के उत्तर दिशा में ये दो भागों में भारत को बांटता है, एक उत्तरी दिशा में उत्तरी भाग में और एक दक्षिणी भाग में। ठीक है,
तो उत्तर भाग में जो लोग निवास करते हैं वो यूरोपीय भाषा बोलते हैं, यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलते हैं, यूरोप परिवार की भाषा बोलते हैं ये, ठीक है। और दक्षिण जो है द्रविडियन भाषा बोलते हैं, द्रविड़ द्रविड़ परिवार की भाषा। ये जो है, जो द्रविडियन भाषा है, ये यहीं की स्थानीय भाषा है। मतलब कि ये भारतीय भाषाओं की सच में अगर भारतीयों की भाषा पूछी जाए तो द्रविडियन ही है, क्योंकि जो ये पर्वत था, इस तरफ काफ़ी जो इन्वेजन नहीं हो पाया था, जो भी विदेशी आए थे इस पर्वत को क्रॉस करके इधर आने की हिम्मत उनके पास नहीं रहती थी। तो इधर की जो भाषाएं हैं, जो इधर के लोग हैं, असली भारतीय यही हैं, ठीक है। प्योर भारतीय जिसको कह सकते हैं, द्रविडियन जो है वही है, ठीक है। तो उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुतता है। इसका पूरा समझाने का मतलब यही था, ठीक है। अगला, इसमें थोड़ा जूम कर देता हूँ इसमें। तो इसमें कुछ नोट दिया हुआ है, तो नोट देखते हैं क्या लिखा है। तो नोट में लिखा है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। तो जैसे भारत में बहुत सारे लोग आए धीरे धीरे, जैसे प्राचीन भारत में तो कम ही लोग आए थे, और जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत में संसाधन की खोज होने लगी, तब बहुत सारे नस्लों के लोग हमारे देश में आए संसाधनों को लूटने के लिए। संसाधन का क्षेत्र था तो यहाँ पे काम करने के लिए आए, व्यापार करने के लिए आए, तो उस हिसाब से नस्लों का निर्माण हुआ। तो इसमें नस्लों के लोग का मिश्रण हुआ है। तो कौन कौन से हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड हैं, ठीक है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग हैं, और भारतीय लोग, इन दोनों के अपने में शादी ब्याह किया या फिर अपने में संबंध बनाए, तो उससे जो जनरेशन पैदा हुई, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड है, ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र वाले। पेलियो मेडिटेरेनियन, तो मेडिटेरेनियन सी के जो लोग हैं उनका भी मिलन हुआ, तो उनसे भी बने। काकेस साइड, तो काकेकस पर्वत जो है हमारे मध्य एशिया में, ठीक है, दक्षिण मध्य एशिया कह सकते हैं इसको, पश्चिम पश्चिम मध्य एशिया कह सकते हैं। तो वहाँ पे काकेकस पर्वत है, तो वहाँ के लोग भी यहाँ पे आए थे धीरे धीरे। निग्रोइड मतलब जो निग्रो प्रजाति के लोग हैं, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट वाले, तो उनका भी मिश्रण है यहाँ पे। मंगोलायड भी है यहाँ पे, तो मंगोलिया से, जो कि चीन के पास है, तो मंगोलिया से भी लोग इन्वेजन हुआ था हमारे देश में, तो वहाँ के भी कुछ लोग हैं। तो भारतीय जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों से हुआ है इसमें यही हैं। एक तो ऑस्ट्रेलियाड है, फिर से मेडिटेरेनियन है, काकेसाइड हैं, निग्रोइड हैं और मंगोलायड हैं, ठीक है। तो ये सब 1 2 3 4 5 तरह की नस्लें भारत में निवास करती हैं, ठीक है। अगला इसमें कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। तो एक प्राचीन भारत, शुरुआत में हमने बताया था प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत को देखेंगे इसमें, और कैसे हम समझें प्राचीन भारत में। तो कुछ धीरे धीरे से जब समझेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से हम किसी इतिहास को जानने के लिए हम किन किन चीज़ों का यूज करते हैं। अगर किसी इतिहास के बारे में जानना है तो हमको एक सोर्स चाहिए ना, हो सके कि कौन सा सोर्स से हम पता करेंगे कि उस समय क्या हो रहा था। तो उसी को हम लोग अब आगे चल के पढ़ेंगे। तो नोट है कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जो है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है, ठीक है। तो ये 3 भागों में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, जो इस तरह से जो इतिहास को बांटा गया था, उसका श्रेय जो है क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है, जो कि जर्मन इतिहासकार था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे 3 भागों में जो बांटा गया, तो सबसे पहला भाग हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र में या किसी भी व्यक्ति का या किसी भी मशीन का, जो भी हमारी धरती पे आप देखते हैं, कोई भी वस्तु हो गई, कोई व्यक्ति हो गया, कोई देश हो गया, कोई जल संधि है, या कोई कुछ भी है धरती पे जो निवास करता है, सबका एक अतीत में कुछ इतिहास होता है। तो वो इतिहास हम कैसे जानते हैं, उसको बताने के लिए हमको पता चलता है कि उसका स्रोत क्या है। कैसे हम पता चलेगा कि इस इतिहास कब का है, कब से बना है, किस तरह से बना है, अभी वर्तमान में स्थिति क्या है, आगे क्या होगा। तो जो पिछला चीज़ें हम जानते हैं, जो पास्ट वाली जो बीती हुई चीज़ें जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसी को इतिहास कहते हैं। और उसको जानने के कई स्रोत हो सकते हैं। तो जो प्राचीन भारत का इतिहास हम देखेंगे, तो इसमें जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है, कैसे हमको पता चला कि ये प्राचीन भारत में क्या क्या हुआ था, तो कैसे पता चलेगा। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त हुई है। तो प्राचीन भारतीय, मध्यकालीन भारत के बारे में बात नहीं है, ये प्राचीन काल के बारे में बात है कि मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त हुआ है कि प्राचीन भारत में क्या हुआ था, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ था। तो सबसे पहला जो है इसमें स्रोत है इसका, उसमें धर्म ग्रंथ हैं। तो धर्म ग्रंथ जो है, जिसे प्राचीन में जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वो उस धर्म के, जिसको ब्राह्मण धर्म में कहते हैं, तो उस धर्म की जो जो बुकें हैं, जो किताबें हैं, जो भी लिखा गया या जो सुना गया है, उसके जो ग्रंथ हैं, उससे पता चला है हमको। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तो कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, अब आगे देखेंगे क्या होते हैं ये। तीसरा है विदेशियों का विवरण, तो जो विदेशी भारत में घूमने आए तो भी तो कुछ लिखेंगे भारत के बारे में, वो है।
कुछ जो है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मतलब होता है कि कोई राजा कुछ लिखवा के, कोई मान लीजिए कोई नहर बनवाया तो नहर के बारे में कुछ लिखवाया कि ये नहर जो है इस जगह से उत्पत्ति इसकी यहाँ शुरू होके और कहाँ पे जा रही है, कौन इसका निर्माण करवा रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि अभी गांव में कोई रोड बनती है तो रोड में ये लिखा रहता है कि इनके कर कमलों द्वारा मतलब इसका निर्माण वो किया गया, उद्घाटन किया गया है, निर्माण में किन किन लोगों ने सहयोग दिया है। तो एक देखेंगे इस तरह से बोर्ड एक लगा होता है हर गांव में, हर रोड में, जहाँ जहाँ रोड जो जो बनाता है, जो कौन कौन योगदान दिया बनाने में, किस योजना के थ्रू ये बना है। तो उसी तरह से अब ये मान लीजिए कि अभी का जो इतिहास है, अगर ये कोई ऐसी चीज़ें आई कि पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया, खुद दब गया, फिर आगे आगे आने वाली जनरेशन जो है इसको जब खोद के निकालेगी तो ये पुरातत्व साक्ष्य के रूप में होगा। ठीक है। जैसे आपकी मार्कशीट किसी को मिल जाएगी, मार्कशीट किसी को मिल गई आज से 200-300 साल बाद, तो आपके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि उस समय के लोग जो है किस तरीके से अपने शिक्षा की व्यवस्था को बनाए थे, कौन कौन से सब्जेक्ट वो पढ़ते थे। तो आपके इतिहास के बारे में वो जान जाएगा। तो वो जो जो आपकी मार्कशीट मिलेगी वो पूरा तात्विक साक्ष्य होगा वही। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में हम आगे भी देखेंगे अभी। ठीक है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में सबसे जो पहला धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या मिली है। तो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, तो पहला ये है जिसे हम जाने हैं कि किस तरह से हमारा भारतीय जो प्राचीन इतिहास है कैसे, उसके बारे में जो भी हम जान पाए हैं। तो भारत का सर्व प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो वेद हैं। ठीक है, भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद हैं, जिसके संकलनकर्ता जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। द्वैपायन वेद व्यास हैं। ठीक है, तो कभी कभी इनका पूरा नाम पूछ लेता है किसी किसी एग्जामों में, तो याद रखिएगा कि जो धर्म ग्रंथ जो वेद हैं, जो भारतीय वेद हैं, 4 वेद हैं, तो उन वेदों का निर्माण या संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है इसमें इनको। ठीक है, वे वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। कौन देता है, तो वेद जो है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। और भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। तो भारतीय जो परंपरा है वेदों को नित्य है, मतलब कि ये नियत हैं, ये लोग सदा रहेंगे ऐसे। और ये अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय मतलब होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिखे गए हैं, किसी आदमी द्वारा इसकी रचना नहीं हुई है। ये सीधे जो है, इनको वेद व्यास को भी लोग देवता ही मानते थे, तो देवताओं द्वारा लिखित है, अपौरुषेय है, अपौरुषेय है। ठीक है, वेद 4 हैं जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आता है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को। तो इन चारों वेदों को हम क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन साक्ष्य में प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी हमको किन किन स्रोतों से मिलती है। तो आपको ऑप्शन में दे सकता है कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, जिसके संकलन कर्ता का नाम उनके आगे दूसरा कुछ दे देगा। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन होंगे, इसमें एक धर्म ग्रंथ भी होगा, तो आप इसको धर्म ग्रंथ लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, दूसरा इसमें बन सकता है कि जो धर्म ग्रंथ हैं इसके संकलनकर्ता कौन है, तो वेद व्यास है, इनको याद रखना है, वेद व्यास ने इसकी रचना की है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश कौन देता है, तो वेद देता है। वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश जो है वेद देता है। वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता भी कहते हैं, तो ये भी बात याद रखने की जरूरत है, संहिता कहते हैं इसको। ठीक, अब जल्दी एक एक वेदों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इन वेदों में क्या क्या दिया है। तो वेदों से भी एग्जाम पूछता है। सबसे प्राचीन जो वेद है, सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद के बारे में क्या क्या जानकारी है, तो ऋग्वेद से हमको जानकारी मिलती है। तो क्या क्या ये ऋग्वेद में लिखा गया है इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, तो एक कोई ज्ञान है तो कोई एक ऋचा में लिखा गया है। ठीक है, ऋचा में लिखा गया, जैसे मान लीजिए कविता भी लिखी जाती है कि लाइन से लिखा जाता है कि कुछ कोई कविता है तो एक लाइन लिखा गया कि हुआ सवेरा चिड़िया बोली, तो इस तरह से लिख दिए। बच्चों ने तबाकों को इस तरह से लिखे। तो एक क्रमबद्ध जो है तरीके से लिखा गया जो चीज़ें हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। ठीक है, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त क्या होते हैं, तो बाल खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित जो 128 सूक्त हैं इसमें, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। तो जो ऋग्वेद में जो ऋचाएँ लिखी गई हैं, ऋचाएँ मतलब एक कविता समझ लीजिए, कविता जो लिखी गई है, जिस कविता कोई भाव होता है, कोई अर्थ होता है, उन्हीं को ऋचा कहते हैं। ठीक है, तो जो 10,426 ऋचाएँ हैं,
इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले, तो जो इन 10,462 ऋचाओं को जो पढ़ता है, उस ऋषि का नाम जो होता है होत्री कहते हैं। उस ऋषि को, जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ता है, उस ऋषि को होत्री कहा जाता है। ठीक है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद के माध्यम से। जो आर्य आए थे, आर्य कब आए थे? तो आप हड़प्पा संस्कृति का जब पतन हुआ था, उसके बाद जो है आर्य आए थे। उसके उसके उसी समय वो आर्य आ रहे थे और पतन भी हो रहा था उसका। पतन जब हो गया उसका, तो आर्यों का स्टेब्लिशमेंट हो गया उसमें, तो आर्य आके बस गए। तो आर्य जो थे, उनकी राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल, तो जो ये 10 मंडल दिया है, तो हर मंडलों की रचना अलग अलग लोगों ने की है। तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् वाला जो गायत्री मंत्र है, तो वही वाला मंत्र इसमें समर्पित है, जिसके विश्वामित्र ने लिखा था। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो इसके 9वां जो मंडल है, ठीक है, 10 मंडल है, तो एक मंडल जो तीसरा मंडल है, उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और जो 9वां मंडल है, वो देवता सोम को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। ठीक ठीक है। तो अगला इसमें कि इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते हैं। तो इसके 8वें मंडल में जो कि हस्तलिखित ऋचाएं हैं, जो हाथ से लिखी गई हैं, उनको खिल कहा जाता है। भी इंपॉर्टेंट, खिल क्या है पूछ सकता है। तो 8वें ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, इसको याद रखना है। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें कि चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। तो चातुर्वर्ण मतलब जो 4 वर्ण हमारे भारतीय समाज में जो प्रख्यात हैं, जो जानते हैं सब लोग, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते हैं, उसकी जानकारी जो हमको उस समाज की जो जानकारी हमको मिलती है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्णित है ये। उसमें 4 वर्ण, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख में, मतलब ब्राह्मण जो है ब्रह्मा जी के मुख में, ठीक है, और क्षत्रिय जो है ब्रह्मा जी के भुजाओं में, वैश्य जो है उनकी जांग पे, और जो शूद्र हैं उनकी चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। तो कोई भी एक दूसरे से भेदभाव करने वाला नहीं है, अगर आप देखें तो, क्योंकि एक ही देवता हमारे ब्रह्मा जी हैं, जो ब्रह्मा हैं, उनके ही अंग हैं सारे। तो हम आप एक दूसरे से भेदभाव क्यों करते हैं? एक यहाँ समझ, एक ही पिता के 4 लड़के हैं अगर, तो चारों आपस में भाई हुए ना। तो उसको हम लोग जो भेदभाव करते हैं कि ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये जो हमारे जो समाज है, इसमें जैसे जैसे समय बीतता गया, कुरीतियाँ इसमें बढ़ती गई, उन कुरीतियों का जो नतीजा है, जो आज आप देखते हैं, अब तो धीरे धीरे खैर कम होता जा रहा है। बाकी जो थोड़ा सा और 100 साल पहले अगर जाते आप, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी इसमें। शूद्रों को कोई पूछता नहीं था, बहुत ज़्यादा इनकी बुरी कंडीशन थी। और इन्हीं को आज हम लोग देखते हैं, जो जो पिछड़ा समाज कहते हैं, जिसको जिसको हम अछूत कहते हैं, उन सब शूद्रों में आते थे। ठीक है। मगर एक ही पिता के 4 लड़के थे, समझ लीजिए। ठीक है। तो ये उसके बारे में जो हमारा जो चतुष्वर्णीय समाज है, इसकी कल्पना 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में की गई है। जो वर्ण है 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि ब्रह्मा जी के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और चरणों से शूद्र निकले हैं। ठीक। अगला इसमें कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द जो है, अघन्या जो शब्द है, इसका संबंध जो है हमारे जो गाय है, गाय से संबंधित है। अघन्या अगर पूछे ऋग्वेद में अघन्या किससे संबंधित है, तो गाय से संबंधित है। ठीक है। ठीक है। तो नोट जो लिखा है इसमें कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, जिसमें व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। जो धर्मसूत्र है, 4 प्रमुख जातियां जो हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनके व्यवसाय क्या हैं, उनके दायित्व क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, और उनके विशेषाधिकार क्या हैं, उनको स्पष्ट करता है। किसको? जो क्षत्रिय मतलब ब्राह्मण का क्या कार्य है, क्षत्रिय का क्या स्थिति है, क्या का व्यवसाय है, क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, उनके क्या विशेषाधिकार हैं। उसी तरह से वैश्य की स्थिति क्या है, उनके व्यवसाय क्या है, उनके दायित्व क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, उनके विशेषाधिकार क्या है। उसी तरह से शूद्र भी, उनके क्या क्या स्थिति है, व्यवसाय है, दायित्व है, कर्तव्य है, विशेषाधिकार है। धर्मसूत्र जो है, ये जो है इनको बताता है कि क्या क्या कार्य हैं उनके। ठीक है।
ये ईसा पूर्व एवं ईसवी, इसको थोड़ी देर में देखते हैं हम लोग, पहले ऋग्वेद को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो अगला है इसमें कि जो वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। तो वामन अवतार जो हुआ था भगवान का, तो वामन अवतार जो है, जो वामन मतलब बावने बावने का जो अवतार भगवान ने लिया था, कि तीन तीन पगों, मतलब कि जो तीन, एक राजा था, मान लीजिए कोई राजा था, वो एग्जैक्ट याद नहीं है कहानी, मगर कहानी यही है कि कोई कोई राक्षस था या कोई कोई उस तरह था, तो उसने तीनों लोगों को जीत लिया था। ठीक है, तो देवता आप कहाँ जाएं, तो देवता गए भगवान विष्णु के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि बचाइए हमको, तो उन्होंने ही वामन अवतार लिया था। और जो राक्षस था उससे उन्होंने तीन, वो राक्षस या कोई राजा था, तीन उन्होंने एक भिक्षा मांगी या कुछ मांगा उनको, तो कहा कि बताइए क्या चाहिए आपको, तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 फाल जमीन दे दो, 3 फाल मतलब 3 पग जमीन दे दो हमको, तो कहा कि ठीक है ले लीजिए 3 पग जमीन। तो वामन अवतार में जो बावना था, उन्होंने 3 पग में तीनों लोगों को माप दिया उन्होंने। ठीक है, तो तीनों लोगों को माप दिया और तीनों लोगों को राजा, सबको सब जो जिनका था उनको सौंप दिया उन्होंने। तो वो जो राजा था या राक्षस था उसने सारा दे दिया, जो 3 पग में जितना जमीन उनके पास आई वामन अवतार में वामन महाराज को, उनको दे दिया। कौन, जो राजा था उसने, या जो राक्षस था उसने पूरा तीनों जो जमीन, तीन पग में जितना उन्होंने नापा था उनको दे दिया था। तो उसका जो आख्यान है, उसका जो वर्णन है, प्राचीन स्रोत ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो एक बौने ने 3 पग जमीन मांगी थी, और 3 पगों की जो कहानी है उसका आख्यान जो है ऋग्वेद में है। अब बौना कौन था, तो वामना अवतार विष्णु जी का अवतार था। ठीक है, तो यही थी। तो सतयुग की एक कथा है। सतयुग में एक दैत्य राजा बलि था, जिसने देवताओं को हरा कर स्वर्ग को जीत लिया था। उसी समय भगवान विष्णु ने ये अदिति के गर्भ से उन्होंने अवतार लिया था, और बलि जब यज्ञ कर रहा था तो उसी यज्ञ में जाकर उन्होंने भूमि मांगी थी। तो 3 पग भूमि मांगा उसने, वामना अवतार ने, जो बावने थे 3 पग भूमि मांगी, और अपने विराट रूप से पग पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग, और तथा तीसरे पग के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। तो बलि ने अपना सिर झुका दिया और वामन ने सिर पर पैर रखकर उसे पाताल लोक में भेज दिया। तो ये पूरा उनकी कहानी थी। ठीक है, तो 2 पग में, एक में पृथ्वी को नाप दिया, एक में स्वर्ग को माप दिया उन्होंने। तीसरा पग के लिए तीसरा पग वो फैलाए, उसके लिए जमीन ही नहीं थी, कुछ जगह ही नहीं बची थी। तो जो बलि था, जो राक्षस था, दैत्य राजा बलि, तो उसने अपना सर दे दिया। तो उनके सर पे ही जब पैर रख दिया उन्होंने वामना अवतार ने, तो वो पाताल लोक में चला गया। ठीक है, अगला है ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। तो पूछता कि ऋग्वेद में सर्वाधिक ऋचाएं किसको समर्पित हैं, तो इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को सबसे महान देवता ऋग्वेद काल में माना गया था। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद में हम शतपथ ब्राह्मण को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा जानकारी मिलती है हमको उस समय के समाज के बारे में। ठीक है, इसके अलावा जो ऊपर हमने छोड़ के आया था इसको देख लेते हैं, ईसा पूर्व और ईसवी में क्या मामला है। ठीक है, तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष जो कल्पित है पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को हम ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, या बीसी कहते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जूसस क्राइस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात को हम बीसी कहते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व के में वर्ष की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे 500 आएगा, फिर 499 बीसी आएगा, फिर 498 बीसी आएगा, फिर इस तरह से जाते थे 300 बीसी आएगा, फिर 200 बीसी आएगा, फिर जाते 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 1 बीसी आ जाएगा, इस तरीके से। तो 1 बीसी जो आएगा, एक जो आएगा सन, बीसी नहीं, जो 1 आएगा सन 1 आएगा, तो एक ही में, इसी में ईसा पैदा हुए थे। ईसा मसीह जो इसी में 1 ईस्वी में पैदा हुए थे। तो जो 1 आएगा जब ना, तो उसी समय जो है ईसा मसीह पैदा हुए, तो उसी को 1 ईस्वी कहते हैं। ठीक है, तो ईसा पूर्व में वर्षों की जो गिनती उल्टी होती है। जैसे में महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में, एवं उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। तो 563 में वो पैदा हुए और 483 में मर गए, तो उल्टा गिनती हो रही है। देखिए 563 से कम हो गया है 483 ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो गई थी। और जैसे जैसे एक आ जाएगा, ये 83 कम होते होते 83 होगा, फिर 483 आएगा, फिर 283 आएगा, फिर 183 आएगा, फिर यहाँ होते होते 1 आ जाएगा। तो जो 1 है इसको हम ईस्वी कहते हैं। ईस्वी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी दिन, इसी समय जो है 1 ईस्वी में ही हमारे जो ईसा मसीह पैदा हुए थे। तो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से आरंभ हुआ सन या ईस्वी सन, मतलब 1 ईस्वी सन जो है
ईसा मसीह के जन्म तिथि से प्रारंभ हुआ, उसी को कहते हैं। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा शब्द में एडी में लिखा जाता है, जिसको एडी यानी एनो डोमिनी कहते हैं, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जिस वर्ष वो पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये पूरा जो है ईसवी और ईसा पूर्व का पूरा मामला था, इसको हो सकता है आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आसान था ये, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसको मत भूलिएगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का स्रोत, किन किन स्रोतों से हमको पता चला है कि प्राचीन भारत कैसा था, प्राचीन भारत में समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, राजा महाराजा कैसे हुए। तो ये जो हम उसी को जान रहे हैं, उसी के में हम प्राचीन में हम धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ देख रहे हैं। और ऐतिहासिक ग्रंथ हमने सबसे पहला ग्रंथ देखा है ऋग्वेद, अब हम देखेंगे यजुर्वेद, ठीक है। तो यजुर्वेद क्या है, तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। मतलब कि जैसे कोई भी हम बलि दे रहे हैं, पहले क्या था कि पहले जो था ऋग्वेद में हम इंद्र की पूजा करते थे बारिश के लिए, वनस्पति की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, ताकि बारिश आए, पेड़ पौधे हों, फसल हो, ताकि हमारे जो जीवन है वो चलता रहे। मगर धीरे धीरे जब समय बीता गया, जब यजुर्वेद का समय आया, तो उस समय क्या हुआ कि हम मंत्र भी पढ़ने लगे, मतलब भगवान को बुलाने के लिए हम मंत्र पढ़ने लगे। लिखा तो उसमें भी था, जैसे मंत्र जो था लिखा था, मगर उसका जो यूज होने लगा ज़्यादा तरीके से यजुर्वेद के समय होने लगा, ठीक है। और इसमें जो है मंत्रों को लिखा भी गया कि किस मंत्र का कब यूज होगा। तो जब बलि के समय कौन सा किसका बलि को किस तरह से दिया जाएगा, मतलब जब किसी पशु की बलि दी जा रही है तो पशु बलि की किस पलटी उसको लाया जाएगा, उसको अनाज खिलाया जाएगा, फिर उसको टीका लगाया जाएगा, फिर उसको नहलाया जाएगा, नहला के टीका लगाया जाएगा, फिर काटा जाएगा उसको। तो बलि के लिए क्या प्रथा होगी, उसका अनुपालन यजुर्वेद में है। मंत्रों का किस तरह से गायन होगा, किस तरह से उसका पाठ होगा, वो यजुर्वेद में लिखा था। मंत्र तो लिख दिया गया है उसमें। आप देखे थे ऊपर हमने कि विश्वामित्र ने सावित्री के लिए, जो हमारे सूर्य थे, सूर्य देवता सावित्री, उनके लिए जो मंत्र लिखा था, मंत्र को गाया कैसे जाएगा, कैसे उसको स्वर में किस तरह से स्वरबद्ध किया जाएगा, तो यजुर्वेद में सब लिखा है, ठीक है। इसके जो पाठ्यकर्ता थे, जो यजुर्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि थे, उनको हम अध्वर्यु कहते थे, अध्वर्यु, ठीक है, ये लिखा हुआ है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। तो यज्ञ किस तरह से करना है, किस तरह से विधि विधानों का क्या है, कौन सा मंत्र पढ़ना है, यज्ञ में नियम क्या है, तो नियम और विधि विधान यज्ञों के लिए जो है यजुर्वेद में लिखा गया है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। तो बलिदान किस तरह दिया जाता है, किसी भी देवता को बलि हम किस तरह से देते हैं। तो इसमें थोड़ा देखिए क्रूरता बढ़ गई थी, ठीक है, उसमें बलि दी जाने लगी थी। मगर ऋग्वेद में बलि का प्रावधान, बलि के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इसमें बलिदान की हम बलि देंगे तो हमारे जो गुरु, हमारे देवता हैं, वो खुश होंगे। ये इसमें जो है यजुर्वेद में ये सब बातें प्रचलित होने लगी थी कि जब हम बलि देंगे तो हमारे देवता जो है खुश होंगे। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो गद्य मतलब गाना गाने वाला, और पद्य मतलब लिखित वाला, दोनों में है। तो गाना बजाने वाला भी है, छंद भी इसमें, और पद्य भी है। तो गद्य पद्य दोनों में ये लिखा गया है यजुर्वेद, ठीक है। सामवेद क्या है, तो अगला जो वेद आता है सामवेद है। तो साम मतलब का शाब्दिक अर्थ होता है गान, ठीक है। तो इस वेद में मुख्यतः जो है यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन किया गया है। तो सामवेद जो है गाना बजाना है, संगीत के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे संगीत किस तरह से गाया जाता है, कब गाया जाता है, क्या गाया जाता है, उसके बारे में दिया गया है। जब यज्ञ होती थी, जो यजुर्वेद में यज्ञ हमने पढ़ा है, उसके जो मंत्र हैं, उसकी ऋचाएँ हैं, उसके अवसर पर किस तरह से उसको हम पठन पाठन करेंगे, वो सब इसमें दिखाया गया है सामवेद में। और जो इसके पाठ करता है, जो इसको पढ़ते हैं सामवेद के, उसको उद्रात्री कहते हैं, उद्रार्थी, ठीक है। इसके संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो जो सामवेद है, इसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, ये भी याद रखना है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक, जो कि हम आज गीत संगीत सुनते हैं, वो सामवेद से ही उत्पत्ति उसकी देखी जा सकती है। अगला है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद क्या है, तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र, लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं, ठीक है। तो अथर्ववेद में अथर्वा जो एक ऋषि हैं, उनके द्वारा रचित है अथर्ववेद। इसमें 731 मंत्र है तथा लगभग 6000 पद्य हैं इसमें, ठीक है। तो इसके कुछ मंत्र जो हैं, जो अथर्ववेद में लिखे गए कुछ मंत्र ऐसे हैं जो कि ऋग्वेद से भी पुराने हैं। तो देखिए ऋग्वेद में से पुराने, उनका ऋग्वेद जब समय चल रहा था, उसके पहले ही इन मंत्रों का गठन हो गया था। इनका लिखन जो लिखना होता है, लिखन हो गया था, इसका प्रचलन चालू था। इसका संकलन जो है अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद में किया है, तो प्राचीनतर है इसमें, ठीक है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो जब देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता जाएगा, तो कन्याओं की स्थिति, वैश्यों की स्थिति, शूद्रों की स्थिति काफ़ी दयनीय होती जाएगी।
ठीक है, तो इसमें देखिए अब अभी क्या था, कन्याओं के जन्म की निंदा करने लगा ये कौन, अथर्ववेद। ठीक है। ऐतिहासिक ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता था। इसमें तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, अंधविश्वास ये सब भी फैलने लगा। जो अपनी जो सी माँ स्त्री है, अब कोई भी जो जो निंदा कर रहा होगा वो तो कोई पुरुष होगा ना, तभी तो निंदा करेगा। कोई महिला होगी निंदा करेगी, वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो अल्टीमेटली उसकी उत्पत्ति तो किसी महिला से ही हुई है ना, किसी कन्या से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। तो जो अपनी माँ की निंदा करता है, किसी दूसरी कन्या की निंदा करेगा, वो अपनी माँ की निंदा करेगा। तो ऐसे जो निंदनीय लोग हैं, अब क्या करेंगे, ये किसी अंधविश्वास में फंसेंगे, तभी तो अपने माँ बाप की निंदा करेगा, अपनी माँ की निंदा करेगा, अपनी बहन की निंदा करेगा। कुछ कुविचारों में ग्रसित हो जाएंगे, कोई तीसरा आदमी आके बताया कि नहीं ये लोग सही नहीं है, महिलाएं ऐसे होती हैं वैसा होती हैं, तो कोई तीसरा आदमी जब बताएगा, अंधविश्वास में फैलेगा, तभी तो होगा इसका। तो इसीलिए इसमें अंधविश्वास भी अथर्ववेद में तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, ये सब भी इसमें आता है, और जो है महिलाओं की इसमें निंदा की गई है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन या खोज, रोग निवारण, समन्वय। तो रोग निवारण की जानकारी कहाँ मिलती है? तो अथर्ववेद में मिलती है। समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुमत से वनस्पतियों एवं औषधियाँ, बहुत से वनस्पति और औषधि, मतलब कि इसमें जड़ी बूटी का भी इसी में अथर्ववेद में हमको जानकारी मिलती है। साप, बस वशीकरण, वशीकरण एक तंत्र विद्या है, तो किसी को वश करना हो तो वशीकरण मंत्र पढ़ा जाता है। प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्मय आदि का विवरण जो है दिया जाता है इसमें। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन मिलता है इसमें, जादू टोना जैसे होता है उसका वर्णन भी अथर्ववेद में मिलता है। तो जादू टोना के बारे में कहाँ जानकारी मिलती है? तो अथर्ववेद में मिलती है। इस बात का याद रखिएगा, अथर्वा ऋषि द्वारा इसको रचना इसकी की गई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण था ये, याद रखिएगा। कभी कभी मिलान कराता है इसको, जो लिखा हुआ है ये, जिसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको इसको मिलान कराता है, हाईलाइटर से जो हाईलाइट करता हूँ, देखिए इसको। ठीक, ये जो है पुराण है, संबंधित वंश है। तो पुराण कौन सा पुराण कहाँ पे दिखता है वो समझते हैं हम लोग पहले। तो विष्णु पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो विष्णु पुराण में हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो मौर्य जो राजा थे जितने, उनकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो विष्णु पुराण में मिलती है। संबंधित वंश जो है मौर्य वंश, तो विष्णु पुराण में। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन, जो सातवाहन वंश था मध्य भारत में, तो वहाँ पे हमारा है आंध्र सातवाहन, मत्स्य पुराण। वायु पुराण कहाँ मिलता है? तो गुप्त वंश का जो है वायु पुराण में जानकारी मिलती है। ठीक है, गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है? तो वायु पुराण में। आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण में। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये पूरा बात। अगला इसमें कि अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो जो परीक्षित थे उनको कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें एक राजा परीक्षित थे, उनको कहा गया कुरु के राजा हैं अथर्ववेद में। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है किसमें? अथर्ववेद में। इसमें सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो पूछता है कि सभा सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किसमें कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अथर्ववेद में ये बात कही गई है कि सभा और समिति जो है प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। अथर्ववेद में ये बात कही गई है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नोट है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो भी इंपॉर्टेंट वाली बात है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद का क्या है? तो वो जो है सबसे प्राचीन वेद एवं सबसे बाद का वेद, सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है, अथर्ववेद नहीं। ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा था? तो अथर्ववेद है। तो इस बात का याद रखिएगा। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई। तो वेद जो थे वो काफ़ी मतलब प्योर संस्कृत में लिखे गए थे। काफ़ी कठिन शब्द थे संस्कृति के, काफ़ी काफ़ी मतलब कि प्राचीन संस्कृति में लिखे गए थे, संस्कृत भाषा में। उसको वेदों को इनको समझने के लिए वेदांगों की 6 वेदांगों की रचना की गई, जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद जो थे, इनकी रचना की गई। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने किसकी रचना की थी बताइए? तो पुराणों की रचना की है। माना जाता है कि इनकी पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी? 18 है, जिसमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में राजाओं की वंशावली भी पाई जाती है। तो मत्स्य, वायु, विष्णु,
ब्राह्मण और भागवत में राजाओं की वंशावली पाई जाती है, बाकी जो 13 जो हमारे जो पुराण है उसमें जो है कोई वंशावली राजा की नहीं पाई जाती है। तो पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। तो याद रखिएगा, जो पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक ग्रंथ है। ठीक है, याद रखें, पुराण है। ठीक। अगला है अधिकतर जो पुराण सरल एवं संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। ठीक है, तो अधिकतर जो पुराण हैं सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, पुराण, वेद नहीं। स्त्रियों तथा शूद्रों जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। तो देखिए, स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने की या सुनने की अनुमति नहीं थी, मगर उनको पुराण को सुन सकने की जो है, वो पुराण सुन सकते थे। ठीक है, पुराण का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। याद रखिए कि उस समय जो है अधिकतर पुराण सरल और संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे, और स्त्री तथा शूद्रों जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराणों को सुन सकते थे। ठीक है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त हुई है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को भी पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। पुरुष का तीसरा मुख्य दोष क्या है? तो जुआ और शराब के बाद में मैत्रेयनी संहिता में स्त्री को सर्वाधिक मतलब बेकार चीज मानी गई है, खराब चीज मानी गई है। उस समय भी काफी स्थिति दयनीय थी। ठीक है, तो शराब और जुआ से भी बुरी, जुआ की को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो जो स्त्री है, शराब और जुआ के बाद तीसरी सबसे मुख्य दोषपूर्ण वस्तु जो है स्त्री है, ये माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, ये बात सही है। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है। तो जबाल उपनिषद जो है, एक जबाल नाम का लड़का था, उसके बारे में जबालोपनिषद में जानकारी, उसकी कहानी लिखी गई है। इसी में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। तो शुंग काल में मनुस्मृति की रचना की गई थी। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। तो मनुस्मृति जो है यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है, मनुस्मृति। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। जातक में बुद्ध की जो जातक कथा है उसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन किया गया है। हिनायन का प्रमुख ग्रंथ जो है कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया गया है। तो जातक में जो है, जातक कथा जो है विष्णु शर्मा ने लिखा। किसने लिखा जातक कथा? जातक कथा जितने लिखा कमेंट करके बताइएगा अगर जानते हैं इसको। तो जातक में जो बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं वो वर्णित की गई हैं जातक कथा में। और हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ जो है कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया गया है। ठीक है, अगला इसमें कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक जो इतिहास है कल्पसूत्र से प्राप्त होता है, तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, उनकी कृतियों तथा उनके समकालिक के साथ उनके संबंधों का विवरण प्रदान करता है कल्पसूत्र। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ठीक है, कौटिल्य तथा या विष्णुगुप्त उनका नाम था। यह 15 अधिकरणों एवं 18 प्राधिकरणों में विभाजित है। कौन सा अर्थशास्त्र पूछता है कि कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरण में अर्थशास्त्र विभाजित है। और 180 जो है 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है इसको। ठीक है, इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक इसके साम शास्त्री हैं। तो अनुवादक ही पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र के अनुवादक कौन है? तो साम शास्त्री हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास कल्हण ने किया था, कल्हण की राजतरंगिणी में किया गया है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी 8 तरंग हैं, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। पुस्तक राजतरंगिणी में किस राजवंश का किस क्षेत्र के राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी राजतरंगिणी में मिलती है, जो जिसकी रचयिता कल्हण है। कल्हण ने इसको रचित की है। अरबों अगला है कि अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत जो है चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। तो अरबों की सिंध विजय का जो वृत्तांत है चचनामा में लिखा गया, लेखक इसके अली अहमद हैं। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की है।
संस्कृत भारत भाषा व्याकरण की प्रधान पुस्तक है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। जिसमें अष्टाध्यायी जो पाणिनि की अष्टाध्यायी उसमें मिलती है। कात्यायन कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो जो कात्यायन की जो गार्गी संहिता है वो ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो कात्यायन जो है गार्गी संहिता जो है इसमें यवनों का आक्रमण का उल्लेख जो है मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। उनके महाकाव्यों से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है। तो अरबों की सिंध विजय का जो वृतांत है चचनामा में, इसे लेखक जो है अहमद अली अहमद जो है में सुरचित इन्होंने लिखा था। वृतांत मतलब लिखा था, इन्होंने बताया था कि अरबों की जो सिंध विजय जो है कब हुई थी, किसने की थी, इसके बारे में पूरी जानकारी जो है जो चचनामा है जिसके लेखक हैं अली अहमद, इन्होंने लिखा था इसमें। ठीक है। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी क्या है भाई? तो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी, जिसके लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्य काल के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा अष्टाध्यायी में व्याकरण के साथ साथ इसमें मौर्य के पहले का इतिहास बताया गया इसमें। ठीक है। अगला है कात्यायन। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि गार्गी संहिता किससे संबंधित है, तो ज्योतिष ग्रंथ है ये। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है इसमें। तो कात्यायन एक लेखक थे, इन्होंने गार्गी संहिता लिखी थी जो कि ज्योतिष ग्रंथ था। इसमें जो हिंद यवन जो यवनी थे, मतलब ग्रीस से जो आए थे यवन जो शासक थे, उन्होंने आक्रमण किया था, तो उसका उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है। गार्गी संहिता में पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक है। तो पतंजलि जो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी जो मिलती है वो पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं क्या, तो जो सोर्स है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जो बातचीत बताता है उसका सोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये एक सोर्स हो गया हमारा कि जो प्राचीन ग्रंथ थे और ऐतिहासिक जो ग्रंथ थे, मतलब धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ थे, उनके बारे में हमने देख लिया। अब विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी कौन कौन सी है, तो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी में यूनानी रोमन लेखक। ठीक है। तो विदेशी यात्री जो भारत में घूमने के लिए आए थे, तो उसमें से यूनानी रोमन जो थे वहाँ से जो रोम से आए थे और यूनान से आए थे, मतलब यूनान या यमन जिसको कहते थे, ग्रीस, आज का जो ग्रीस है, ग्रीस इटली वाला जो क्षेत्र है वहाँ से लोग आते थे। तो वो लोग आए थे। तो उसमें पहला आया था इसमें टेसियस था। वो टेसियस था, यह ईरान का राजवैद्य था। ठीक है। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय इसको माना जाता है। तो टेसियस ने कुछ बताया था उसमें। दूसरा था हेरोडोटस। ठीक है। हेरोडोटस जो था, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के फारस मतलब ईरान के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित था। अनुश्रुतियों मतलब सुनाई बातों पर आधारित था। तीसरा था सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में, जिसमें निर्याकस था, आनेसिक्रिटस था और अरिस्टोबुलस जो था। इसमें जो सिकंदर के साथ आए थे 3 लोग आए थे, निर्याकस था, अनेसिक्रिटस था और अरिस्टोबुलस था, के विवरण से प्रामाणिक एवं विश्वसनीय जो जानकारी जो है मिलती है यहाँ पे। चौथा इसमें है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज कौन था, तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका किसकी पुस्तक है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक, याद रखिएगा, में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है इसने, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। डायमेकस एक जो यात्री था, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। तो सीरिया के जो नरेश थे अंतियोकस उसका राजदूत था, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है। डायोनीसियस था, यह मिस्र नरेश टालमी, जो मिस्र का नरेश था, जो आज हम मिस्र देखते हैं। टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। इसने भी अपनी बुक लिखी थी, इससे भी पता चला है। टालमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। पिलिनी थे, उन्होंने क्या लिखा था, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के विवरण भी इसमें मिलता है। तो पिलानी की जो ये थी नेचुरल हिस्ट्री,
तो इसमें भारतीय के जो पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, खनिज क्या क्या मिलता है यहाँ पे, उसके बारे में पूरी जानकारी इन्होंने दी थी। अगला है पेरी पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ये एग्जाम में कई बार पूछा है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक के बारे में पता नहीं है कौन इसको लिखा है, एक अननोन कोई लेखक है, इसको लिख दिया था। पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, यूपीएससी में पूछा था एक बार। तो इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में इसमें जानकारी लिखी थी। पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। तो इरिथ्रियन सी किसे कहते हैं? इरिथ्रियन सी जो कहते हैं हम किसको? हिंद महासागर को। याद रखना है इसको। यूपीएससी यूपीपीसीएस में पूछा था इस बार। यूपीपीसीएस में पूछा था कि इरिथ्रियन सी जो है, हिंद महासागर को इरिथ्रियन सी भी कहते हैं, तो हाँ कहते हैं भाई। अगला है इसमें चीनी लेखक कौन कौन आए थे। तो चीनी लेखक के बारे में जानकारी, तो सबसे पहला ये क्रोनोलॉजी पूछता है कि कौन सा जो चीनी लेखक था कब कब आया था, तो याद रखना है फाहियान सबसे पहले आया था। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया और 14 वर्षों तक यह भारत में रहा था। दूसरा संयुगन संयुगन जो था यह आया था 518 ईस्वी में। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां थी उसको एकत्रित किया। यह धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में जो भी जानकारी थी, जो भी लिपि थी, उसको इसने अपना रखा, अपने पास एकत्रित किया था इसने। तीसरे पे वेन सांग आया था। तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वेन सांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया था। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा और भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया ये। ठीक है, 645 ईस्वी में ये चीन लौट गया और वह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के साथ भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी किसने लिखे है? तो ह्वेनसांग ने लिखा है। हर्षवर्धन के समय आया था। सीयूकी नाम के प्रसिद्ध है। सीयूकी नाम की बुक इसने लिखा था। इसी सीयूकी नाम से प्रसिद्ध इसका भ्रमण वृत्तांत, मतलब घूमने के बारे में जो लिखा है इसने। ठीक है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें सुयुकी में 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा जो था शूद्र था। ह्वेनसांग बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। इसमें जानकारी मिलती है सुयुकी में। तो ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। चौथा जो है इति सिंह आया था। इति सिंह ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसके अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन ये करता है इसमें। ठीक है, तो चीनी ये 3-4 आए थे, तो चारों के बारे में याद रखिएगा, मुख्य थे। अगला है अरबी शासक। अरबी लेखक कौन कौन आया था? अलबरूनी था, अरब देश से आया था। तो यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अरबी में लिखी गई स्वीकृति किताब उल हिंद, इंपॉर्टेंट है, किताब उल हिंद या तहकीके हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है उस समय के इतिहास के बारे में जानने के लिए जब ये आया था। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियों तथा मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों पर आधारित है। 80 अध्याय में विभाजित है। तो पूछता है कभी अलबरूनी की जो किताब उल हिंद कितने अध्याय में विभाजित है? तो 80 अध्याय में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। इसमें अलबरूनी ने डाला है। ठीक है, अगला जो आता है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रहेला है। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का यात्री था। मोरक्को से आया था ये। मोरक्को कहाँ पे है? तो देखेंगे ये जो पश्चिम उत्तर में अफ्रीका के जैसे मैप है ये, मान लिया अफ्रीका का, तो यहाँ पे है अफ्रीका में, वहां से आया था ये। तो अफ्रीका के मोरक्को शहर से आया था ये। तो इसने रहेला नामक वृत्तांत लिखा था। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर उसने विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इब्न बतूता तो पूछ सकता है कि दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको अपना काजी नियुक्त किया था? तो वो इब्न बतूता था। ठीक है, इब्न बतूता।
अन्य लेखक की अगर बात करते हैं हम लोग, तो अन्य लेखक में तारानाथ थे। यह एक तिब्बती लेखक थे। इन्होंने लिखा था, इनके कंगयूर या तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की इन्होंने। इनमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तारानाथ। मार्को पोलो जो था, 13वीं शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा पर आया था ये। ठीक है, इसका विवरण जो है पांड्य इतिहास के अध्ययन में उपयोगी है। मार्को पोलो ये कहाँ का था? तो शायद इटली का था ना, बताइए कहाँ का था? इटली का था, कहाँ का था? मिलान करा था, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो था यात्रा से आए लोग थे, जो यात्रा करने भारत में आए थे। उनके जो वृत्तांत थे, जो उन्होंने बुक लिखी थी भारत के बारे में जो लिखा था, उससे जो है हमको जानकारी मिलती है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। अगला इसमें है जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। तो पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं? तो वे साक्ष्य जो धरती में दबे हों, या कहीं किसी किसी भी पत्थर पे लिखा गया हो, कहीं चित्र द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शित किया गया हो। ठीक है, कहीं खुदाई के द्वारा कोई जगह मिली हो, कोई स्थान मिला हो, कोई घर मिला हो, कोई खंडहर मिली हो, तो वहां से जो मिलता है उसको पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। तो पुरातात्विक भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजिकल किसको कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक शास्त्र का पिता कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख जो बेगाज कोई, एशिया माइनर में अवस्थित है, बेगाज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्व, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। तो बेगाज कोई अगर पूछे कहाँ मिला, तो एशिया माइनर से मिला है। एशिया माइनर में तुर्की जो देश है, तुर्की में मिला था ये। ठीक है, तुर्की के एक राज्य में मिला था बोगाज कोई। इसमें जो है हमको मित्र, मतलब जो वैदिक देवता थे, जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, अश्विनी कुमार जिसको कहा जाता था, इनके बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन देवताओं के नाम मिलते हैं इसमें बोगाज कोई में, जो तुर्की में मिला है। ये भी अभिलेख है। एक अभिलेख मतलब कि पत्थर पे लिखा होता है, इसे बड़े से पत्थर पे लिखा गया होता था कि कौन राजा था, क्या क्या किया था। तो इसमें जो है इनका जिक्र किया गया, इन वैदिक देवताओं का। ठीक है, अगला है कि मध्य भारत में भगवान ने भागवत धर्म के विकास होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो मध्य भारत में, मध्य समय में, जब मध्यकालीन भारत था, उसमें भागवत धर्म का जो विकसित हुआ मध्य भारत में मतलब उस समय का मध्य भारत नहीं, जो हमारा मैप है इसमें मध्य भारत जो है इसके बारे में। तो यहाँ पे मिलता है मध्य प्रदेश में, जो विदिशा जो जिला है मध्य प्रदेश का, उसमें बेसनगर अभिलेख पर गरुड़ स्तंभ अभिलेख मिला है, या गरुड़ स्तंभ लेख मिला है। इसमें स्तंभ लेख मतलब कि इस तरह से जाते हैं कभी, तो रोड पे से लिखा रहता है कि ये फलाना गांव है, इतनी दूरी पे है, अगला कौन सा गांव आने वाला कितनी दूरी पे है। तो इस तरीके से एक पट्ट के रूप में मिला है। ठीक है, तो गरुड़ स्तंभ अभिलेख मिला है, स्तंभ पे अभिलेख मिला है। इसमें जो स्तंभ होते हैं, जैसे स्तंभ पतला भी हो सकता है, तो स्तंभ पे अभिलेख मिला है, उसमें लिखा गया है, तो उसको गरुड़ स्तंभ अभिलेख कहते हैं। इसको आप जो है गरुड़ स्तंभ अगर समझ में नहीं आ रहा तो गूगल पे आप एक बार सर्च करके देखिएगा किस तरह से इसको दिखा रहा है, गरुड़ स्तंभ लेख। ठीक है, तो ये बेसनगर जो विदिशा में है, कहाँ पे? महाराष्ट्र, एमपी में, वहाँ पे मिला है। तो मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। अगला, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया था। तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम अभिलेख जो था हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका था बताइए? तो उड़ीसा का शासक था, बता दे रहे हैं आपको, उड़ीसा का शासक था, उसका नाम क्या था बताइएगा कमेंट करके। उड़ीसा का शासक था, हाथी गुम्फा अभिलेख था उसका। सर्वप्रथम दुर्भिक्षण, दुर्भिक्ष मतलब होता है महामारी, या उसको कह सकते हैं आप अकाल पड़ना की जानकारी देने वाला अभिलेख जो है सोहगौरा का अभिलेख है। तो मतलब कि महामारी कह सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि जब सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, उस समय हर चीज़ की कमी हो जाती है, तो उसमें महामारी फैल जाती है, तो उसी को दुर्भिक्ष कहते हैं। मतलब अकाल से पड़ने वाली महामारी को दुर्भिक्ष कहते हैं। तो सागौरा जो है, सागौरा एक अभिलेख है। ठीक है, तो उसमें सागौरा जो गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सागौरा है। तो सागौरा में ये मिला है। दुर्भिक्षण मतलब कि ये चंद्रगुप्त के समय का ये है अभिलेख है। तो उसमें ये इसमें लिखा गया है कि अगर अकाल पड़ता है तो जो भी जितने भी अधिकारी हैं वो हमारी जनता को, जो हमारा अनाज रखा गया है, हमारे भंडार रखे गए हैं, उसमें से उनको प्रोवाइड कराएं अनाज, ताकि वो लोग भूखमरी का शिकार ना हो पाए। ठीक है, तो सागौरा जो है गोरखपुर में अवस्थित है। सागौरा अभिलेख मिलान कराता है गोरखपुर में, याद रखिएगा। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने की का भी उल्लेख किया गया है इसमें। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का, याद रखिएगा, खारवेल है, भुवनेश्वर उड़ीसा में मिला था। ठीक है,
अगला है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। तो भीतरी कहाँ पे है? गाजीपुर जिले में है। गाजीपुर के सैदपुर में भीतरी का अभिलेख है। जो ये किसका है? स्कंदगुप्त का है कि समुद्रगुप्त का है? किसका है ये? ठीक है, तो भीतरी अभिलेख जो है स्कंदगुप्त का, याद रखिएगा, स्कंदगुप्त ने इसको लिखवाया था। स्कंदगुप्त के समय का है ये। तो उस समय हुणों का आक्रमण हुआ था, तो वही इसमें पता चलता है कि भीतरी का स्तंभ अभिलेख जो सैदपुर गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश में, वहां से प्राप्त होता है हमको। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरण के अभिलेख में मिलता है। एरण जो है शासक इसका भानुगुप्त था। तो भानुगुप्त का कोई सेनापति था, उसकी उनकी कोई लड़ाई लड़ रहा था, भानुगुप्त का सेनापति तो मर गया था, तो उसकी बीवी जो थी वो सती हो गई थी। तो उसी भानुगुप्त के एरण अभिलेख में पता चलता है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है कि जो इसका शासक भानुगुप्त था, इसका सेनापति था ये, उसकी वाइफ जो है, उसके उसके मरने पे या क्या था कि उसने भी अपना को दाह कर लिया था, जला लिया था अपने को। ठीक है, अगला सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। तो सातवाहन वंश के जितने भी जो इतिहास है इनका, उसका जो लेख उसके जो है उसके अभिलेखों के आधार पर इनका इतिहास लिखा गया है। अगला है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो रेशम बुनकर जो है, रेशम जो है, बुनकर मतलब हाथ से काम करने वाले लोग, तो रेशम जो है, जो हाथ से काम करते थे, रेशम के वर्कर, उनकी श्रेणी थी, वो अपना सामान कैसे बेचते थे, किस तरह से व्यवस्थित करते थे, इनकी जानकारी जो मदसौर के अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला है, कश्मीरी नवपाषाणी की पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास या गड्ढे का घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी। तो गर्तावास मतलब कि ये पूरी जमीन है, यहाँ पे ये धरती है, धरती के अंदर खोद के सीढ़ियां बना बना के लोग अंदर रहते थे, गर्तावास करते थे कि ठंडी के समय में इनको आसानी से बच सकें। तो बुर्ज होम जो है ये कश्मीरी नवपाषाणी पूरा स्थल है, बुर्ज होम यहाँ पे मिला है। इसमें जो है उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासा पर्ण कहा जाता है। तो आहत सिक्का कहा जाता है किसको? प्राचीन सिक्कों को। और इसी को साहित्य के में इसको कासा पर्ण कहा गया है। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है यवन शासकों ने किया था। तो भी इंपॉर्टेंट चीजें पूछता है। सर्वप्रथम लेख लिखने का कार्य जो है यवन शासकों ने किया था, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाला सिक्का से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकामेडु काफी इंपॉर्टेंट है। अरिकामेडु कहाँ पे है? तो पडुचेरी के निकट जो है रोमन सिक्के प्राप्त हुए। तो अरिकामेडु क्या था? तो अरिकामेडु उस समय एक पत्तन था, पत्तन नगर था ये। पत्तन नगर मतलब बंदरगाह नगर था। तो वहां पे क्या मिला है? तो रोमन के सिक्के यहाँ पे मिले हैं पांडुचेरी के पास। सबसे पहले भारत के संबंध जो है वर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार से था। मलाया स्वर्ण द्वीप मलाया से था। कंबोडिया कंबोज से था। जावा यमन द्वीप से था। यव द्वीप से था, स्थापित हुआ था। सबसे पहले भारत ने अपने संबंध जो है बर्मा स्वर्ण भूमि जिसको कहा जाता था उस समय पे, म्यांमार है। मलाया स्वर्ण द्वीप कहा जाता है इसको। कंबोडिया कंबोज कहा जाता था। और जावा जो था, जावा यवद्वीप कहते हैं इसको, यवद्वीप। तो इससे संबंध सबसे पहले भारत ने बनाए थे। महत्वपूर्ण अभिलेख और उसके शासक कौन कौन से, इसको समझ लेते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मिलान कराता है, याद रखिएगा। तो हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। ये कलिंग राजा खारवेल का था। ठीक है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो है रुद्रदान का था। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का था। तो गौतमी बलश्री कौन था? तो सातवाहन का शासक था। प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त का है। एहोल का जो अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का है। मदसौर का अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का था। तो मदसौर के अभिलेख में क्या मिलता है? तो श्रेणियां मिलती हैं, रेशम की श्रेणी के बारे में जानकारी मिलती है। ग्वालियर का अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। तो भीतरी अभिलेख में क्या मिलता है हमको? यहाँ पे क्या मिलता है भीतरी अभिलेख में? सर्वप्रथम क्या मिलता है? तो हुणों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ के अभिलेख में क्या मिलता है? जूनागढ़ जो है कहाँ पे है? तो गुजरात में जूनागढ़। जूनागढ़ अभिलेख में क्या मिलता है आपको? तो यहाँ पे जो एक तालाब खुदवाया था अशोक ने, उसके बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त अशोक और उसके पहले के शासक एक आध थे, 3-4 शासक इससे संबंधित थे जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, तो इनके दो चार और शायद शासक थे, इनके बारे में जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। तो आगे जब इतिहास पढ़ेंगे पूरा, तो जूनागढ़ अभिलेख अभी विस्तार में पढ़ेंगे तो वहाँ पे अभी आएगा। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का याद रखना है आपको। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त का है। देवपाड़ा अभिलेख किसका है? तो बंगाल शासक विजय सेन का है देवपाड़ा अभिलेख। ठीक है, नोट क्या है? तो अभिलेखों का अध्ययन को ईपीग्राफी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, अभिलेखों का अध्ययन ईपीग्राफी कहलाता है। इसके अलावा जो उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली नागर शैली, एवं दक्षिण भारत में मंदिरों की शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण को नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, इसलिए इसे बेसर कहते हैं। ठीक है, दक्षिणापथ जो है दक्षिण के दाहिनी तरफ जो पथ था, मतलब कि जो बिंद से लेके और कृष्णा नदी के तट के जो जितने इसके बीच के जो भाग थे, इसमें जो मंदिर बने हैं,
लगभग उनको हम बेसर शैली कहते हैं, मतलब कि मध्य भारत के जो भी मंदिर बनते हैं बेसर शैली में बनते हैं। पंचायतन शैली का मंदिर क्या होता है? तो पंचायतन शैली में क्या होता है, एक मंदिर बीच में बड़ा सा होता है, ठीक है, और इसके चार अलग कोने पे, चारों कोने पे सहायक मंदिर जो होते हैं, इन्हीं को पंचायतन शैली के मंदिर कहा जाता है, ठीक है। इसमें 5 मंदिर होते हैं, 4 छोटे छोटे मंदिर, एक मुख्य मंदिर होता है, तो उसको पंचायतन मंदिर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं क्या है, और इसमें इसके उदाहरण जो हैं, पंचायतन शैली के उदाहरण जो हैं कौन कौन से हैं भाई? कंदरिया महादेव का मंदिर है, ठीक है, कंदरिया महादेव पंचायतन शैली में बना है, जो खजुराहो में है। ब्रह्मोत्सवर मंदिर भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। ये जो है ये जो है पंचायतन शैली में निर्मित जो है मंदिर हैं, ठीक है। तो हमने देखा किसको कि कौन कौन से स्रोत हैं, क्या क्या हमको मिला है प्राचीन भारत में, ठीक है। दूसरा इसमें अब हम देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो अभी तक स्रोत हमने पढ़ रहा था कि प्राचीन इतिहास के स्रोत हमको कहाँ कहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो इसको हमने समझ लिया है। अब दूसरा टॉपिक शुरू हो गया है हमसे, प्राग ऐतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने अपनी घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धत नहीं किया है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से इसको यहीं पर रोकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।